हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। होप कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, आपने बहुत सराहा है उसे। तो इससे जो है एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। मुझे भी मोटिवेशन मिली है कि हाँ, मैं और अच्छा काम करूँ आप सबके लिए आगे भी। तो जो भी है आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको उस टॉपिक के बारे में क्लियरेंस देने की कोशिश करूँ। देखिए, जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ तो उसको बनाने के लिए पहले डीपली स्टडी करती हूँ। स्टडी करने के बाद जो है उस टॉपिक का कंक्लूजन निकाल के आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ। पिछली अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, इन्फ्लेशन की वीडियो देखी हो, तो इन्फ्लेशन की वीडियो में जो है मैंने इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग सारा ही कंक्लूजन निकाल लिया है और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक को ही एक्सप्लेन किया है उसमें वीडियो में, और उसी को जो है मैंने उसके बारे में डिटेल में बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी मेरी वीडियोस आती हैं वो मैं एक जो है आपसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लेके आती हूँ। शुरू से लेके लास्ट तक मेरी वीडियोस देखा करिए, पूरी एक्सप्लेनेशन को देखा करिए, तो उससे जो है आपको पूरा समझ आएगा कि ये जो है क्या लॉजिक है। और लॉजिक से ही मैं आपको पूरे जो है उसके टॉपिक के बारे में बताती हूँ। इसलिए पूरी वीडियो देखा करिए और उसके बाद एंड में, वीडियो के एंड में अगर आपको जो भी डाउट होता है तो वो डाउट जो है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जो सब्सिडीज ऑफ द आरबीआई। आरबीआई की पिछली जो मेरी वीडियोस आई हैं वो आप जो है ज़रूर देखना, क्योंकि उससे ही लिंक्ड है आज की वीडियो भी। तो आज की वीडियो जो है सब्सिडीज ऑफ आरबीआई, उसमें जो है सबसे पहले आरबीआई का पार्ट 3 है ये। आरबीआई से रिलेटेड जो है पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। सबसे पहले जो है एजेंडे की बात करते हैं। इसमें सिर्फ आज की वीडियो में हम इसके बारे में, सब्सिडीज के बारे में ही बात करेंगे। 4 सब्सिडीज है एट प्रेजेंट आरबीआई की। सबसे पहली है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरी है बीआरबीएन एमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी है आरईबीआईटी डेबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये रिसेंटली ऐड हुई है। फोर्थ है इफ्टास आईएफटीएस, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये भी रिसेंटली ही ऐड हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्सिडीज क्या होती है। सब्सिडरी जो है एक कह सकते हैं हम कि डॉटर कंपनी होती है, जो कि एक बड़ी कंपनी के अंडर काम करती हैं। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी और कंपनी के अंडर काम करती है। कोई और कंपनी इसको कंट्रोल कर रही होती है, कोई और कंपनी इसकी ओनर होती है। ठीक है, जिस जो कंपनी इसको कंट्रोल करती है उसे हम पेरेंट कंपनी बोलते हैं या फिर होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। ठीक, अब ये जो है सब्सिडरी के बारे में आपको यही याद रखने की ज़रूरत है। सब्सिडरी जो है वो क्या होती है, किसी और कंपनी के द्वारा क्या करी जाती है, कंट्रोल करी जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले डीआईसीजीसी की, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके ये क्या है, पहले तो बात करते हैं इसकी एस्टैब्लिशमेंट की। एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इस्टेब्लिश हुई 15 जुलाई 1978 में, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर द डीआईसीजीसी एक्ट 1961 में। ठीक है, इसका एक्ट जो है 61 है, ये आपको याद रखनी है। आरबीआई ने ही इसे बनाया था, हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है। चेयरपर्सन जो है इसके बीपी कनुंगो, डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। क्यों बनाई गई ये, इसका पर्पस क्या था, जितना भी हमारा डिपॉजिट होता है आरबीआई में उसको इंश्योर्ड करने के लिए, कि वो पैसा जो है सेफ रहे। हम जो डिपॉजिट रखते हैं हम जो डिपॉजिट रखते हैं बैंक्स में, जो हमारे डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, या फिर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया, वो जो हमारा पैसा होता है उसकी इंश्योरेंस होती है। हमें नहीं पता होता, डिपॉजिटर्स को नहीं पता होता, लेकिन उसकी इंश्योरेंस होती है। वो इंश्योरेंस बैंक के द्वारा जो है डीआईसीजीसी, जो आरबीआई के अंडर काम कर रही होती है, वो उसके पास करवाते हैं, और बैंक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका प्रीमियम जो है पे करने की। ठीक, तो बैंक ये जो डीआईसीजीसी होती है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। 2 कंपनी को मर्ज करके जो है ये बनी है। यहाँ पे मैंने आपको नाम भी दिया हुआ है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन
कॉरपोरेशन DIC एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। बैंक्स कौन कौन से कवर होते हैं DICGC के अंडर? सबसे पहले तो पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक, पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। तीसरा लोकल एरिया बैंक। देखिए इन बैंक्स के बारे में मैं जो एक वीडियो लेके आऊँगी डिटेल में, उसमें आपको बताऊँगी कि ये बैंक्स जो हैं कैसे काम करते हैं और क्या जो है हमारे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बैंकिंग का, ठीक, किसके अंडर वो काम करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसी वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊँगी। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ DICGC के अंडर जो है कौन से बैंक कवर होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट ऑनर के अंडर काम करते हैं। लोकल एरिया बैंक्स जो लोकल एरियाज़ में काम करते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स जो रूरल एरियाज़ के लिए काम करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो छोटे लेवल पे जो है फाइनेंस करते हैं। पेमेंट बैंक्स रिसेंटली गवर्नमेंट ने निकाले थे, ठीक। ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया, फॉरेन का बैंक है लेकिन ब्रांच इंडिया में खोल रखी है, ठीक, वो भी इसके अंडर कवर होंगे DICGC के अंडर। और स्टेट सेंट्रल एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, ठीक, ये सारे ही बैंक्स जो हैं वो इसमें कवर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट जो मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ₹5 लाख, ठीक। 5 लाख जो है अभी इस साल के बजट में ही किया गया, इससे पहले 1 लाख होता था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आपका किसी भी बैंक में कितनी भी अमाउंट रखी हुई है, ठीक, तो अगर वो बैंक जो है दिवालिया हो जाता है तो उस केस में आपके अकाउंट में कितना भी पैसा है, सपोज 10 लाख है तो भी आपको 5 लाख मिलेगा, ठीक। तो अगर जो है 5 लाख से कम है, सपोज 1 लाख है, तो वो आपको 1 लाख मिलेगा। टोटल अमाउंट की बात करी जाती है, प्रिंसिपल जितना है प्लस इंटरेस्ट जितना हो गया है। सपोज अगर आपका 90,000 अमाउंट है और 10,000 इंटरेस्ट है तो वो टोटल 1 लाख की बात की जाएगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है ये पॉइंट क्योंकि इस साल के बजट में इसको 5 लाख किया गया है। इससे पहले 1 लाख ही था। 1 लाख मिलता था किसी भी बैंक में अगर जो है कोई भी बैंक अगर दिवालिया होता था, ठीक। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस की। अगर आपका अकाउंट जो है वो सपोज अलग अलग ब्रांचेस में है, ठीक है, अलग अलग नाम से या सेम नाम से है, तो आपको जो है 5-5 लाख मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक, स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड नहीं है। और ये जो कंपनी है कंपनीज एक्ट 1950 के साथ रजिस्टर्ड हुई है, इस्टेब्लिश हुई 3 Feb 1995 को, ठीक। और कौन से एक्ट के अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। हेडक्वार्टर्स इसके बेंगलोर कर्नाटका में है, ठीक है। और इसकी 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, मैसूर और साल्बोनी में, मैसूर कर्नाटका, साल्बोनी वेस्ट बंगाल। लास्ट स्लाइड के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है आपको मैं बता रही थी कि एक जो है आपका आपके नाम से जो है अगर बैंक के अलग अलग ब्रांचेस में अकाउंट है तो भी आपको 5-5 लाख मिलेंगे, एज पर अकाउंट मिलता है, ठीक है। अगर सेम ही ब्रांच में आपके नॉमिनी के अकाउंट है या फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर के अकाउंट है तो जो भी उसमें फर्स्ट होल्डर होगा, सपोज आपके 2 अकाउंट है तो एक तो आप ही के नाम पे चल रहा है और दूसरे में जो है आप फर्स्ट होल्डर हो, सेकंड होल्डर आपकी मदर है, थर्ड होल्डर आपके फादर हैं, तो आपको जो है एक ही अकाउंट के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक, क्योंकि आप उसमें फर्स्ट होल्डर हो। लेकिन अगर आपके होल्डर्स वाले अकाउंट में फर्स्ट होल्डर आपकी मदर आ जाती तो आपकी मदर को 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड की, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है, ठीक है, वो करेंसी जो है इसके अंडर प्रिंट होती है, RBI के अंडर काम कर रही है। पर्पस की बात करते हैं, ठीक है। सप्लाइज अ मेजर पोर्शन ऑफ करेंसी नोट्स इन द कंट्री, मेजर पोर्शन मतलब ज़्यादातर नोट इसमें बनते हैं, ठीक है, छपाई होती है। रिमेनिंग नोट्स प्रोड्यूस्ड बाय सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेस्ट नोट्स जो रह जाते हैं वो सिक्योरिटी मिंटिंग एंड प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में बनते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। और जो ये है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये जो है आरबीआई के अंडर आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं RBIT की। ठीक है, रेबिट की, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये रिसेंटली जो है 2016 में ऐड हुई है इसके साथ, आरबीआई के साथ। इस्टेब्लिश हुई है 4 जुलाई 2016 को। हेडक्वार्टर्स इसके नवी मुंबई में। चेयरपर्सन है श्री किरण कार्निक। और पर्पस क्या है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, सेटअप बाय द आरबीआई फॉर इट्स IT एंड साइबर सिक्योरिटी नीड्स एंड टू इंश्योर साइबर रिसाइलेंस ऑफ इंडियन बैंक। IT और साइबर सिक्योरिटी के लिए ये ऐड की गई है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं IFTAS की, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इस्टेब्लिश हुई है 2 February 2015 को। ये भी रिसेंटली ऐड हुई है। हेडक्वार्टर्स हैं इसके नवी मुंबई में। ठीक है, और पर्पस क्या है इसका, टू डिज़ाइन, डिप्लॉय एंड सपोर्ट IT रिलेटेड सर्विसेज टू ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री एंड ऑल्सो टू RBI। ठीक, एंड इट मैनेजेस एंड ऑपरेट्स द फाइनेंशियल मैसेजेस एंड प्लेटफॉर्म्स। देखिए, जो भी हमें मैसेज आते हैं ना बैंक की तरफ से कि आपने इतना विड्रॉल कर लिया है, आपके अकाउंट में इतने डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है, तो वो जो सारा सिस्टम मैनेज करती है ना, ये IFTAS करती है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। जैसे हमने नेफ्ट का मैसेज आता है, RTGS का मैसेज आता है, तो वो जो है IFTAS मैनेज करती है। ठीक है, हाँ, ऑल्सो मैनेजेस द इंटरनल बैंक सॉफ्टवेयर। बैंक के जो इंटरनल सॉफ्टवेयर होते हैं वो मैनेज होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा इफ्टास के अंडर। अब देखिए, ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये पॉइंट जो है मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे। आपसे इसकी जो है फुल फॉर्म की बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फीनेट की। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम SFMS की, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। थर्ड बात करते हैं हम इसकी क्लाउड की, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, ये तीनों फुल फॉर्म आपको जो है याद रखनी है। लास्ट में हम बात करेंगे NHB की, नेशनल हाउसिंग बैंक की। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, क्यों डाला है मैंने इस वीडियो में, क्योंकि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है पहले सब्सिडरी थी RBI की। ठीक है, पहले सिर्फ 3 ही सब्सिडरीज थी RBI की, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, एंड तीसरी थी नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है रिसेंटली RBI ने कम्प्लीटली जो है गवर्नमेंट को सौंप दी है, कम्प्लीटली होल्ड छोड़ दिया है इसका, गवर्नमेंट के अंडर जो है ये कम्प्लीटली आ गई है। 9 जुलाई 1988 को जो है ये NHB इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, अंडर द कौन सा एक्ट भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, NHB एक्ट 1987। बैंक के लिए एक्ट नहीं इंपॉर्टेंट है, एक्ट इंपॉर्टेंट है SSC के लिए या और जो स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। हेडक्वार्टर्स जो हैं इसके न्यू दिल्ली में है। पर्पस क्या है NHB का, बेसिकली देखो जी, 1-2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं NHB के पर्पस के, कि ये जो है जितना भी हाउसिंग फाइनेंस होता है ना, उसको सपोर्ट करती है, उसको असिस्ट करती है, उसको सुपरवाइज करती है। ठीक है, मैनेजिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थ्रू ऑन साइट एंड ऑफ साइट सर्विलेंस। ठीक है, हर तरह का फाइनेंस ऑन साइट और ऑफ साइट, फर्मिंग अप द क्रेडिट डिलीवरी नेटवर्क फॉर हाउसिंग फाइनेंस, प्रमोटिंग हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोथ एट लोकल एंड रीजनल लेवल। जितने भी लोकल और रीजनल लेवल पे फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, उन सबको प्रमोट करती है, उनको फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फाइनेंस किसी भी तरह का चाहिए, डायरेक्शंस देती है उनको, कौन से जो है नियमों के अंदर उन्होंने काम करना है, वो सारे भी जो है NHB ही बनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग AVS चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर करिए जो बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। थैंक यू सो मच।